हेलो दोस्तों, ये प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम के ऊपर आज मेरी दूसरी वीडियो है। मैंने अपनी पहली वीडियो आ, आज से कोई 10 दिन पहले पोस्ट की थी, तो उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल किया, कॉल किया। तो बहुत सारे उनके डाउट्स थे, बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं डाउट्स को लेके मैं अपने फ्रेंड्स के पास गया, उनसे मैंने बहुत सारा डिस्कशन किया। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले वो सारे क्वेश्चंस अपने फ्रेंड्स जो कि जीएडी में पोस्टेड हैं या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो में पोस्टेड हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं और अपने अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं, मैंने उनसे फुल डिस्कशन किया उन क्वेश्चंस के बारे में। प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम के हर एक पॉइंट को उनसे डिस्कस किया। साथ ही मैंने ये सारे पॉइंट अपने एक फ्रेंड जो कि हाई कोर्ट में एडवोकेट है उनसे डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे, हम पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस फील्ड में हमने कौन सी डिटेल डालनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, थोड़ी शायद लंबी हो जाए, लेकिन जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक एम्प्लॉय की ही होगी, वो ऑथर की नहीं होगी। तो अपना प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पे प्रॉपर्टी फाइल अप करने से पहले आप सारे फैक्ट जो हैं उनको क्रॉस चेक करें, उनको अपने सुपीरियर से डिस्कस करें, उनको वेरीफाई करें। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार कोतवाल, ये मेरा ब्रीफ सा प्रोफाइल है। और अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम की तरफ। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन कैसे होती है वो बता दी थी। तो इस वीडियो में हम डायरेक्टली जाएंगे एम्प्लॉय लॉगिन के ऊपर। तो सबसे पहले अपना हम क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और उस पर सर्च मारेंगे PRSJK। जो पहला लिंक आएगा हमने उस पर क्लिक करना है और डायरेक्टली एम्प्लॉय लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। उससे पहले एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रही है, इसको देखते हैं। ये भी एक नोटिफिकेशन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉय लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपना CPS नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो दोस्तों, जब हम लॉगिन करते हैं अपने PRS पोर्टल पे, तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉय के बाद हम जाते हैं अपनी बेसिक इन्फो, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इस तरह से एक पेज हमारे सामने खुल जाता है और इसमें हमारा नाम और हमारी डेजिग्नेशन सामने आ जाती है। तो अब हम देखते हैं इसके आगे कैसे फिलअप करना है। डिपार्टमेंट जो भी है आपका, आप वो डाल दीजिए। इस केस में हमारा डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद हमने डालना है अपना ऑफिशियल एड्रेस, जो भी आपका ऑफिशियल एड्रेस है वो इसमें डाल दीजिए। इसमें हमने ऑफिशियल जो एड्रेस है वो पूरा डालना है। इसमें ऑफिशियल एड्रेस हमारा है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भद्रवा, तो तहसील भी भद्रवा आएगी, डिस्ट्रिक्ट नोएडा आएगा, यूटी आएगी J&K, पिन आएगा 182222। अगर वो डेपुटेशन पे हैं तो इसको चेक मारेंगे, अगर डेपुटेशन पे नहीं है तो इसको वो खाली छोड़ देंगे। इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारा पे स्केल और ग्रास सैलरी। मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है कि हम इसको क्या डालें, उनको पता ही नहीं कि उनकी पे स्केल क्या है, उनकी ग्रास सैलरी क्या है। और ग्रास सैलरी हमने डालनी है अपनी 31 दिसंबर 2021, मीन्स अपने दिसंबर की सैलरी जो आई है हमारी
हमने उसकी ग्रॉस सैलरी डालनी है। तो ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा, एक ब्राउज़र होता है हमारा, एक कोई ब्राउज़र खोलें, तो हम सर्च करेंगे किसी ब्राउज़र में जाके जेके पेसिस या मेरा वेतन ऐप, उससे भी आपको मिल जाएगी। जेके पेसिस में जाएं आप, इसको खोल के ये इस साइड पे इस पे एक लिंक बना होता है सैलरी स्लिप का, जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। इस पे आपको क्लिक करना है और इस तरह से एक नया विंडो खुलेगा। हमने इस पे एम्प्लॉय कोड में अपना CPIS कोड जो भी हमारा होता है वो डाल देना है। BHD या DOD या TST AST करके होता है, जो भी हमारा कोड है वो उसको डाल देंगे, जिस भी डिपार्टमेंट से हम बिलोंग करते हैं, और पूरा नंबर डाल देना है। जो भी आपका नंबर हो वो डाल दो इसमें अंदर। फिर हमने अपने इसमें फर्स्ट नेम एंटर करना है। फिर हमने जो ईयर है वो 2021-22 सेलेक्ट करना है और मंथ अपना दिसंबर करना है। और जो फिर वेरिफिकेशन कोड है 1+4, जो भी आपका रिज़ल्ट आता है उसमें इसको डाल दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारी जो सैलरी स्लिप है वो डाउनलोड हो जाएगी। हमने उसको ओपन करना है और उस पर हम देख सकते हैं ये पे स्लिप दिसंबर 2021 की है। और इसमें हमारा नाम, डेजिग्नेशन, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ आ जाता है। इसमें जो हमारी काम की चीज़ है वो है हमारी पे स्केल, जो कि येलो कलर से हाईलाइट की गई है। इस केस में यह है 29,292,300। और हमारी जो टोटल सैलरी है, जो ग्रॉस सैलरी है, हमने वो अपने जो सिस्टम है उस पर एंटर करनी है। हमने यहाँ पे अपनी पे स्केल डाल दी और अपनी ग्रॉस सैलरी भी डाल दी। उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट डेट, जो भी हमारी अपॉइंटमेंट डेट है वो डालनी है। इस केस में अपॉइंटमेंट डेट 2018 है। जून 2018 है, तो वो डाल दी। जो भी आपकी अपॉइंटमेंट डेट उसमें डाल दो। फैमिली स्ट्रेंथ जो भी आपके राशन कार्ड के ऊपर मेंबर्स हैं वो सारी डिटेल आप डाल दो। इस केस में ये 6 आदमी हैं, तो मैं 6 डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चेकबॉक्स आ रहा है, इस पर लिखा हुआ है इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर मदर। अगर अपने पापा और मम्मी से आपने कुछ प्रॉपर्टी ली हुई है तो इस पर क्लिक करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो सभी केसेस में इसमें हमने माँ बाप से कुछ ना कुछ लिया होता है, कुछ प्रॉपर्टी ली होती है या उन्होंने हमको गिफ्ट की होती है, हमारे नाम पे गिफ्ट डीड बनाई होती है, या हमको कुछ ना कुछ दिया होता है हमारे बर्थडेज के ऊपर या किसी ओकेजन के ऊपर। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे ये 3 नए विंडोज़ खुल जाएंगे। अब हम इसमें अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, मम्मी पापा का एड्रेस और उनके ऑक्यूपेशन जो है वो इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से हमने अपने फादर और मदर का नाम डाल देना है, जैसे इस केस में डाला हुआ है। फादर नेम श्री देवेंद्र कुमार, फिर मदर नेम श्रीमती रीता देवी। अपने गांव का नाम डाल देना है जो भी है, अपना तहसील, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना UTF JNK और अपना पिन कोड डाल देना है। फिर अपने फादर और मदर का ऑक्यूपेशन, इस केस में फादर का ऑक्यूपेशन रिटायर्ड टीचर हैं और मदर अभी टीचर हैं, तो ये डाल दिया। फिर हमने जाना है इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम इन लॉज। अगर हम अपनी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी हमारे इन लॉज ने हमको दी है तो हमने वो इसमें एंटर करनी है।
तो अगर हमारी शादी हुई है तो हमारी जो वाइफ है वो हमारी फैमिली का एक यूनिट होता है, तो हमने उसकी भी प्रॉपर्टी शो करनी है। तो हमारी वाइफ को या हमको अगर हमारे पेरेंट इन लॉज ने कुछ दिया हुआ है तो हमको इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको नहीं करना है। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, इस पे इन लॉज का नाम, उनका एड्रेस और उनका ऑक्यूपेशन, जिस तरह से हमने अपने माँ बाप का नाम भर दिया था उसी प्रकार से हमने यहाँ पे भी अपने इन लॉज का नाम, उनका एड्रेस और उनका ऑक्यूपेशन भर देना है। और यहाँ पे हमने भरना है उस ऑफिस का नाम जहाँ से हमने लास्ट ईयर अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट की थी। इस तरह से हमने अपने प्रीवियस डीडीओ का नाम डाल देना है, पूरा कंप्लीट एड्रेस जहाँ से हमने लास्ट टाइम अपनी प्रॉपर्टी सबमिट की थी। फिर सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते अगर कोई भी फील्ड आपका इस तरह से रेड आता है तो हमने उसको फिलअप करना है, तब तक ये सेव नहीं होगा। अगर हम एक बार इसको सेव कर लें तो सेव्ड का मैसेज आएगा। तो अगर हम दोबारा से इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहें, कुछ हमसे अगर गलती हुई हो कहीं पे भी, तो हम उसको करेक्ट करके, कहीं पे कोई नाम गलत हुआ हो, कुछ भी गलत हुआ हो, तो उसको ठीक करके हम इस पे अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं प्रॉपर्टी की ओर। प्रॉपर्टी फाइल करने के लिए हमने ये वाले लिंक पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टी वाले लिंक पे। इस पे क्लिक करते ही इस तरह से एक विंडो खुलेगा और ऐड न्यू प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन हमको नज़र आएगा। हमने उसके बाद फिर इस ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर हमने प्रॉपर्टी टाइप पे क्लिक करना है और जो भी प्रॉपर्टी हम पहले भरना चाहें, मूवेबल, व्हीकल या इमूवेबल, हमने उस पर क्लिक कर देना है। इस केस में हम पहले मूवेबल भरेंगे, उसके बाद हम नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसमें ये वाला कैश बैलेंस ज्वेलरी हाउस होल्ड। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने ऑटोमेटिकली इस तरह से ये विंडो खुल जाएगा, ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर हम इनको धीरे धीरे सभी को भरेंगे। सबसे पहले ऑप्शन आता है कैश इन हैंड का। कैश इन हैंड का मतलब होता है 31/12/2021 को जो भी कैश इन हैंड हमारे पास था, मीन जो हमने कैश अपने पास निकाल के रखा हुआ था अपने घर के अंदर, अपने पॉकेट में, अपने डेली एक्सपेंसेस को चलाने के लिए, हमने यहाँ पे वो वाली कैश एंटर कर देनी है। तो इस केस में कैश इन हैंड था इनके पास 15,350। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है टोटल बैलेंस इन ऑल सेविंग अकाउंट्स। इसका मतलब है हमारे जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं, जितने भी बैंक्स में हमने अपने सेविंग अकाउंट्स खोले हुए हैं, उन सब का टोटल बैलेंस करके हमको इसमें उसकी वैल्यू लिख डालनी है। तो जिन दोस्तों के बहुत सारे अकाउंट्स हैं वो अपने 31/12/2021 के बैलेंसेस फाइंड आउट करें। हर जगह जाकर, हर बैंक में जाकर अपने SMS से देख सकते हैं, वो इंटरनेट बैंकिंग से देख सकते हैं, जेके बैंक की ऐप है एम पे, SBI की योनो है। सभी बैंक्स में जिनका अकाउंट है वहाँ से वो ये चेक कर सकते हैं बैलेंस, और इसको एक कॉपी पे लिख के टोटल कर दें, तो ताकि उनको आसानी रहेगी ऐसे करने में। इस केस में हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनके 4 सेविंग अकाउंट्स हैं, एक जेके बैंक में, एक SBI में, एक PNB में और एक पोस्ट ऑफिस में। इसमें इनका ये बैलेंस 31/12/2021 को है, तो इसका जो टोटल है वो है 57,046 रुपीज़। तो हम यही वैल्यू
इस कॉलम में डाल देंगे। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है टोटल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑब्लिक शेयर्स हेल्ड। तो इसमें हमने शेयर्स परचेज़ किए हैं, जो भी हमने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया है, या हमने किसी कंपनी के स्टॉक्स परचेज़ किए हैं, हमने उसकी टोटल वैल्यू निकाल के 31/12/2021 वाली डेट के वो इस वाले ऑप्शन में हमने ऐड कर देने हैं। तो इसमें इनके पास है SBI के म्यूचुअल फंड, ICICI प्रू के म्यूचुअल फंड, NHAI के शेयर्स लिए हुए इन्होंने, और TCS के स्टॉक्स लिए हुए हैं। ये इनकी टोटल वैल्यू है 31/12/2021 की। तो इसकी टोटल वैल्यू है 81,000। तो हम इस वाले ऑप्शन में इसकी वैल्यू फिलअप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, फिक्स्ड डिपॉजिट इन एनी बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक विकास पत्र एटसेट्रा। तो हम देखेंगे अब इस केस में हमारे एम्प्लॉय के पास क्या क्या है। तो अभी अपना जो हिसाब किताब है वो पहले से बना के रखें ताकि आपको आसानी हो। इस केस में हमारे जो एम्प्लॉय उनके पास है JK बैंक में उन्होंने एक कैश सर्टिफिकेट कराया हुआ है 20,000 का। एक SBI में इनकी टैक्स सेवर FD चल रही है 10,000। अब कोई भी FD हो सकती है, ज़रूरी ना टैक्स सेवर FD हो। इन्होंने पोस्ट ऑफिस से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिया हुआ है 30,000 का। इन्होंने किसान विकास पत्र लिया हुआ है 10,000 का। तो टोटल इसकी वैल्यू जो 31/12 की तारीख में है वो है 70,000 रुपीज़। तो हम इस कॉलम में 70,000 एंटर कर देंगे। उसके बाद एक नया कॉलम है टोटल वैल्यू ऑफ एनी अदर इन्वेस्टमेंट मेड। इस वाले कॉलम में हमको अपनी इन्वेस्टमेंट्स डालनी है। तो इस केस में अब देखते हैं हम हमारे एम्प्लॉय ने क्या क्या लिया हुआ है। इनकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने रफ बना के रखी हुई है ऑलरेडी। इन्होंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15,000 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है। ये शायद इसमें हज़ार रुपया देते हैं महीने का। तो 31/12 को इनके ये बैलेंसेस थे इनके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में। तो PPF में इनका 31/12/2021 को 15,000 का बैलेंस है। इनके गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में 25,000 का बैलेंस है। इसमें जो हमारे NPS के एम्प्लॉय हैं JNK गवर्नमेंट के, वो ये याद रखें कि उनकी जो 7th पे कमीशन एरियर की डिडक्शन हुई थी वो पैसा उनका GPF में गया था। उनको अभी सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है और उनको अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलना बकाया है। जिसका मतलब ये निकलता है कि वो पैसा उनका जो भी उनको मिलना है, जो भी उनके खाते में जाना है, वो अभी उनकी इन्वेस्टमेंट में ही आएगा। तो वो कैसे निकालेंगे कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उनको आई है एग्जैक्टली उतना ही पैसा उनका भी पीछे बकाया है, क्योंकि ये पैसा 2 शिफ्ट में मिलना था। तो जितने भी हमारे NPS के एम्प्लॉय हैं वो इस वाले कॉलम में अपना GPF का पैसा जो भी उनका पेंडिंग है वो डाल दें। जितनी उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है उतनी इनको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलनी है, उसमें डाल दें। साथ में अगर आप SLI कटाते हो, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हो, कब से कर रहे हो, उसका पूरा हिसाब निकालो। मान लो एक एम्प्लॉय 1 जनवरी 2010 से SLI कटा रहा है, 1,000 रुपये पर मंथ कटा रहा है। तो वो 1,000 ज़रबे 12 ज़रबे 11 करेगा तो उसका जो वैल्यू है वो निकल जाएगा आज तक उसने कितना पैसा SLI में इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद हमारी LIC पेंशन स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। ऐसे हम LIC परचेज़ करते हैं मनी बैक, ऐसे हम किसी भी कंपनी के इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के ही लें, हमारे पास बहुत सारी कंपनियां हैं, HDFC है, ICICI है, और हमारे JNK के एम्प्लॉयज़ ने मैक्सिमम ने अपनी पॉलिसीज़ PNB मेटलाइफ से कराई होती हैं। तो उन सब की वैल्यू यहाँ पे डाल दें। जो भी इस टाइप की स्कीम्स होती हैं, इसमें सिर्फ आपके जो टर्म इंश्योरेंस होते हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे,
बाकी कोई भी प्लान आपका LIC का इंश्योरेंस का इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारा NPS Tier 1 में कितनी कंट्रीब्यूशन हुई है, ओके, ना ही कंट्रीब्यूशन, कितनी वैल्यू उसकी 31/12/2021 को थी, वो डाल देनी है। NPS की वैल्यू कैसे निकालें इस पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोलें, अपने क्रोम में आपने सर्च करना है CRANSDL और इसको सर्च करें। इस तरह से एक वेबसाइट खुल जाएगा हमारे सामने। इस तरह से सब्सक्राइबर्स में जाना है, हमने अपना यूज़र ID पे अपना प्रान नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। तो हमने अपना बैलेंस कैसे देखना है, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उस पर आप देख लें तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। जब आप इसमें लॉगिन कर लोगे सिस्टम पे तो आपको इस तरह से अपनी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह से आपको मिल जाएगी। तो हमने जो ये शीट आती है इस पर लिखा होता है वैल्यू ऑफ योर होल्डिंग्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट एज ऑन 20 जनवरी 2022। तो ये लमसम 31 जनवरी को भी 31 दिसंबर को भी यही वैल्यू इसकी हमारे NPS के फंड की थी। तो हमने यही वैल्यू जो इस वक्त वाले कॉलम में आती है, यही वैल्यू हमने अपने इन्वेस्टमेंट में भी डाल देनी है। इसके अलावा हम अगर अपने से कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं NPS में, जो मैंडेटरी नहीं है मगर फिर भी हम करते हैं, Tier 2 अकाउंट खोल के हमने वो भी इसमें डाल देनी है। उसके बाद हमारी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीमें कराते हैं बहुत सारे लोग, अगर वो कराते हैं तो वो भी अपनी जो भी PLI में जो उनका पैसा है, जो उस टाइम 31/12 को जो उसकी वैल्यू है फंड की, वो इसमें डाल दें। उसके बाद हम रिकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं 1000 पर मंथ, 2000, 30,000 जो भी हम खोलते हैं, उस टाइम पे जो वैल्यू थी हमारे रिकरिंग डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिला के हमने वो इसमें डाल देनी है। फिर इस तरह से एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना, जो हमने अपनी बेटियों के नाम पे खोली होती है। वो एक माइनर अकाउंट होता है, लेकिन उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो फादर ही करते हैं या मदर करती है, तो उसकी वैल्यू हमने डाल देनी है। उसके बाद हमारे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स आते हैं, SIP जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसकी वैल्यू हमने डाल देनी है। उसके बाद अटल पेंशन योजना एक स्कीम है, बहुत ही खूबसूरत स्कीम है। तो APY में जो पैसा है, जो हमारी वैल्यू है उस टाइम पे हमने ये देखनी कितनी वैल्यू है, तो ये पूरी हमने वैल्यूज़ लिखनी है इन्वेस्टमेंट की अपनी। इसके अलावा भी अगर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट है या फिक्स डिपॉजिट है या कोई म्यूचुअल फंड में शेयर्स लिए हैं, कुछ भी लिया है, हमने स्टॉक्स लिए हैं, तो हमने उन सब का टोटल करना, एक रफ बनानी है अपने लिए। साथ में उनके अकाउंट नंबर्स भी मेंशन करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसकी टोटल वैल्यू हमने निकालनी है और फिर अपने जो ये कॉलम है इस पे डाल देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, प्रीशियस स्टोन्स हेल्ड एट्सेट्रा। इसमें हमने वैल्यू डालनी है अपने जो भी हमारे पास गहना होता है, गोल्ड ज्वेलरी या कोई भी हम अंगूठियाँ पहनते हैं, डायमंड वगैरह, बहुत सारे स्टोन्स होते हैं जो लोग शौक से पहनते हैं, वो हमने वैल्यू इसमें डाल देनी है। लेकिन हमने उसमें वैल्यू वो डालनी है उसकी जब हमने परचेज़ किया था, वो वैल्यू डालनी है। मान लो हमने 2010 में सोना ले लिया 10,000 का, 2015 में कुछ और चीज़ ले ली हमने 5,000 की, 2020 में हमने एक और चीज़ ले ली 20,000 की, परचेज प्राइस उसकी, तो इसकी टोटल वैल्यू बनेगी 35,000। तो आगे इन्फॉर्मेशन में जब हम क्लिक करेंगे इस पर भी ये यही बताएगा सिस्टम, वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज। वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज वही होती है जिस
जिस प्राइस पे हम परचेज़ कर रहे हैं वही उसकी वैल्यू होगी उस टाइम पे। एट द टाइम ऑफ परचेज़ है ये ध्यान से इसको कॉलम को भरें। इसमें हमने वैल्यू भरनी है एट द टाइम ऑफ परचेज़ वाली, ना कि इसमें प्रेजेंट वैल्यू डालनी है। किसी ने अगर सोना लिया होगा 1 तोला 2002 में, तो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू 1 तोले की 50,000 है, लेकिन 2002 में उसकी वैल्यू 20,000 के आसपास थी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें भरने से पहले। वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज़ मतलब जिस कीमत पे आपने परचेज़ किया हुआ है वही आप इस पे कीमत डालें। उसके बाद आता हमारा टोटल वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स ओब्लिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इसके आगे भी एक इंफॉर्मेशन बटन बना हुआ है, ये थोड़ा अपडेट हुआ है अभी PRS। पहले ये सिस्टम ये इंफॉर्मेशन इसमें नहीं थी, लेकिन मैंने ये इंफॉर्मेशन अपने कुछ KAS फ्रेंड्स हैं मेरे जो कि GAD और ACB पोस्टेड हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया था। उन्होंने यही बताया था मुझे कि वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज जो भी आपकी है हाउस होल्ड आइटम्स की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, आपने इसमें डाल देनी है। तो इस पॉइंट को और थोड़ा सा समझने के लिए जो अमेंडमेंट आई है हम उसको देखेंगे। ये एक अमेंडमेंट आई थी 11 जनवरी 2022 को। इसमें लिखा हुआ है ऑल द एसेट पोजेस्ड बाय हिम एंड हिज फैमिली मेम्बर्स, मतलब जो भी एसेट जो भी चीज़ हमारे पास है या हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो हमारे राशन कार्ड पे हैं, ऑल द एसेट पोजेस्ड बाय हिम ओब्लिक हर एंड हिज ओब्लिक हर, मतलब जो भी चीज़ उसके या उसके फैमिली मेम्बर्स के पास है और सारे मूवेबल प्रॉपर्टी द वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स हिज 2 months बेसिक सैलरी, जो भी एसेट जिसकी वैल्यू 2 महीने की बेसिक सैलरी से इंक्रीज होगा उसकी हमने फुल पार्टिकुलर्स देने हैं। और हमने अपने हाउस होल्ड आइटम्स में सिर्फ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ही शो करनी है, अपना फर्नीचर नहीं शो करना एज पर दिस ऑर्डर। हाउस होल्ड आइटम्स में हमारी सिर्फ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ही आएंगी और वही आइटम्स आएंगी जिनकी वैल्यू हमारे 2 month बेसिक सैलरी से इंक्रीज होगी, उतनी होगी या उससे इंक्रीज होगी। तो बेसिक सैलरी हम अपनी सैलरी स्लिप से निकाल सकते हैं। इस केस में हम देख सकते हैं कि बेसिक सैलरी 40,400 रुपये है। इसका मतलब ये हुआ ये जो एम्प्लॉई है ये हर वो अपनी इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपनी प्रॉपर्टी टर्न में शो करेगा जिसकी वैल्यू 80,800 से ऊपर होगी एट द टाइम ऑफ परचेज। एट द टाइम ऑफ परचेज वो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसकी वैल्यू 80,800 से ऊपर होगी वही हम अपनी प्रॉपर्टी टर्न में शो होंगी। तो आप सभी लोग अपनी सैलरी स्लिप निकालें, ऑनलाइन ही निकल जाती है। इससे ही हमको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। तो इस वाले कॉलम में उस टाइम पे इनकी बेसिक सैलरी थी जो 80,800 है, तो इनने एक लैपटॉप लिया था 90,000 का, तो इसमें वो डाल देंगे। बेशक इनने ये लोन पे लिया था, लोन किस्तों पे लिया था, लेकिन इस पे ये अपनी जो लैपटॉप की वैल्यू है, इनके पास एक ही चीज़ थी जिसकी वैल्यू इनकी बेसिक सैलरी के ट्वाइस थी। इस पे ये एंटर कर देंगे। साथ में एक और पॉइंट इसमें दिया गया है, इसमें एक रूल सब 2 ओमिट किया गया है। रूल सब 2 कहता था कि अगर आपकी कोई भी हाउस होल्ड आइटम जिसकी वैल्यू 20,000 से ज़्यादा है, हमको वो पहले अपनी प्रॉपर्टी टर्न में शो करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये सब रूल 2 ओमिट हो चुका है। साथ में एक रूल 4
सब्स्टिट्यूट हुआ है यहाँ पे। इसमें ये कहा गया है कि जब भी कोई भी एम्प्लॉय कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है जिसकी वैल्यू उसकी 2 मंथ की बेसिक सैलरी से इंक्रीज़ करता है, तो वो अपनी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी मतलब अपना मैक्स डीडीओ को इंटीमेट करेगा और उनसे परमिशन लेगा परचेज़ करने की। तो दोस्तों अभी ध्यान रखें, जब भी कोई ऐसा एसेट लें, कोई भी एसेट, कोई गाड़ी ले लें, कोई कुछ भी ले लें, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लें, कुछ भी लें, अगर उसकी वैल्यू आपकी 2 मंथ बेसिक सैलरी से इंक्रीज़ कर रही है तो आप अपने डीडीओ से पहले उसके लिए परमिशन ले लें, उनको इंटीमेट करें। उसके बाद आते हैं हमारे रिमार्क्स। रिमार्क्स में इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है एनी इंफॉर्मेशन डीम्ड एप्रोप्रिएट मे बी मेंशन्ड हेयर। तो अगर हम इसमें चाहें तो हम अपनी जो अलग अलग इन्वेस्टमेंटें हैं, जो हमारी अलग अलग एफडीआर हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड और कितने तोले गोल्ड, कितने ग्राम गोल्ड, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन्स हमारे पास हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हैं, हम यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अगर हम देना चाहें तो। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर देना चाहें तो इस वाले कॉलम में हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो इन्हें लिखा हुआ है टोटल वैल्यू ऑफ एनी अदर इन्वेस्टमेंट। टोटल वैल्यू मांगी हुई है, ना कि एक एक चीज़ की वैल्यू। तो अगर हम चाहें तो इसमें हम मान लो इस केस में हमारे कुछ पीपीएफ का पैसा है, हमारा कुछ एफडी का पैसा है, कुछ स्टॉक्स का पैसा है, हर एक कंपनी का नाम डाल के आगे कितना पैसा उसमें लगा हुआ है स्कीम में, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि हमारा पीपीएफ 15,000 था, हमने इसमें डाल दिया, जीपीएफ 25,000 था, हमने इसमें हर एक चीज़ डाल दी, किस किस हेड में हमारा कितना पैसा है इन्वेस्ट किया गया, जो एफडी हमारी हमने इसमें डाल दी, और हम इसको सेव करेंगे। ये एक वॉलंटरी है, इसमें आप डालना चाहें तो डालें, वैसे डालना चाहिए मेरे हिसाब से ताकि इसका वैल्यू पूरा ऊपर मिल जाता है। तो उसके बाद हम इसको फिर सेव करेंगे। ये सेव हो गया। अगर उसके बाद हमें कुछ याद आता है, कोई नई एडिशन करनी है या डिलीशन करनी है, तो हम इसमें एडिशन डिलीशन करके इसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे, तो ये फिर से अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने फर्स्ट फेज़ में ये देखा कि हम मूवेबल प्रॉपर्टी में एक ही ऑप्शन आता हमारा कैश बैलेंस, ज्वेलरी, हाउस होल्ड, हमने ये भर लिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट कर लेना वीडियो पे, तो मैं हेल्प करूँगा आपको। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। अब हम जाएंगे अपनी व्हीकल के ऊपर। व्हीकल पे क्लिक करते ही हमने सेलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से व्हीकल्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे पास इस तरह से ऑप्शन सारे खुल जाएंगे। अब हम इनको 1 बाय 1 करके समझेंगे और ये फॉर्म भर भी देंगे। तो जो आपको ये वीडियो बताई जा रही है, जो मैं भर रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो अपनी एग्जैक्ट इनकम है, जो वैल्यूज़ हैं, वही इसमें डाल दें, और प्लीज़ इसको कंफर्म करें भरने से पहले, और ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको बड़े ध्यान से भरना। टाइप ऑफ व्हीकल में हम डालेंगे, अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो इस केस में मान लो इनके पास एक मारुति सुजुकी की कार है कोई, टाइप ऑफ व्हीकल को भरने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी अपनी आरसी की। तो आप जब भी इस वाले पोर्शन को फिलअप करें, अपनी आरसी अपने साथ रखें। तो टाइप ऑफ व्हीकल में हमने डालना है मोटर कार। ये आपको अपनी आरसी से मिल जाएगा, आरसी पे आपके डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल लिखा होगा, आप उस पे जाके लिख दें। डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल पे भी आपका आएगा मोटर कार।
साथ में जो भी इसका क्लासिफिकेशन है, मेकर्स क्लासिफिकेशन मैंने मॉडल है वो इसमें डाल दें आप। ये है अल्टो VXI। अगर आपका कोई स्कूटर है या कोई मोटरसाइकिल है तो उसमें डालेंगे आप, टाइप ऑफ व्हीकल में डालेंगे आप मोटरसाइकिल या स्कूटी या पैसेंजर व्हीकल डाल देंगे। या कोई पैसेंजर व्हीकल, आपको कोई ट्रक चल रहे हैं तो ट्रक डाल दीजिएगा, इसके बस चलती बस डाल देना और इसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन डाल देना। फिर डेट एक्वायर्ड आएगी हमारी जो परचेज डेट है इसकी, जो भी हमको परचेज आरसी से मिल जाएगी, हम इसमें वो डाल देनी है। ये जो डेट एक्वायर्ड है, ये डेट ऑफ परचेज, ये बराबरी है, ये हमको अपनी आरसी से ही परचेज डेट जो है वो डाल देनी है। इसमें ये है 18 अक्टूबर 2020, ये डाल दी। उसके बाद आता है हमारा मीन्स एक्वायर्ड। मीन्स एक्वायर्ड फील्ड में हमने डालना है हमारा सोर्स क्या था, हमने पैसा कहाँ से अरेंज किया था इस गाड़ी को परचेज़ करने के लिए। हमारी सेविंग्स थी या हमको किसी ने वो गिफ्ट की थी या हमने बैंक से लोन निकाला या कौन सा लोन निकाला, PCL निकाला, कार लोन निकाला, वो सारे मीन्स डालने हैं जिसके थ्रू हमने इस गाड़ी के लिए पैसे का जुगाड़ किया। तो इस केस में हम डालेंगे सेविंग्स एंड कार लोन फ्रॉम SBI जानीपुर ब्रांच। कास्ट ऑफ एक्वायरमेंट, कास्ट ऑफ एक्वायरमेंट भी आपकी आरसी से आपको मिल जाएगी, उस पर आपको सेल अमाउंट मिल जाएगा, वही हमारी कास्ट ऑफ एक्वायरमेंट होती है। मोड ऑफ एक्विजिशन में हमने डालना है कि हमको गाड़ी गिफ्ट मिली है, हमने ये परचेज़ की है, सेकंड हैंड ली है तो फिर कोई सेल लीड होगी इसकी, इस तरह से ये इसमें आगे आई बटन पे क्लिक करेंगे मिल जाएगा हमको। परचेज़ की है, कोई हमने लीज़ पे ली है, हमको हमने किसी ने हमको गिफ्ट दी है, हमने इस पर वो डाल देनी है। तो जो ऑनेस्ट एम्प्लॉइज़ हैं उनने तो परचेज़ ही की होगी, तो परचेज़ डाल दिया इस पर। डेट ऑफ एक्विजिशन भी सेम होगी एज पर डेट ऑफ एक्वायर्ड, क्योंकि हम सेम जिस दिन परचेज़ करते उसी दिन हमको उसकी पोजीशन मिल जाती है गाड़ी की। फ्रॉम होम एक्वायर्ड में हमने डालना है उस आदमी का नाम, उस एजेंसी का नाम जिसने हमको ये गाड़ी प्रोवाइड कर रखी है। अगर हमको किसी ने गिफ्ट दी है तो हमने उस पार्टी का नाम डालना है। अगर किसी ने को ये तो किसी को अगर ये गाड़ी इनहेरिटेंस में मिली है तो हमने उस आदमी का नाम डालना है। तो अगर हमने ये परचेज़ की है तो हमने उस डीलर का नाम इसमें डाल देना है जहाँ से हमने ये परचेज़ की है। इस केस में उन्होंने ये गाड़ी जमकाश विकलेट्स से ली हुई है, तो हमने उनका नाम डाल दिया। वेदर एक्वायर्ड विद प्रॉपर परमिशन, क्या ये चीज़ जो है हमने प्रॉपर परमिशन से ली हुई है, तो इसमें हम डालेंगे यस। और अगर हमने परमिशन नहीं ली हुई है तो आप डालोगे नो। अथॉरिटी रेफरेंस, जिससे भी आपने परमिशन ली हुई है हमने उसमें उनका नाम डाल देना है। तो अगर आपने किसी से परमिशन नहीं ली है तो आप इसमें नॉट अवेलेबल डाल देंगे। और अगर परमिशन ली है किसी से तो उनका यहाँ पे नाम डाल देंगे। जो भी आपके DDO हैं जहाँ पे आपकी पोस्टिंग थी उनसे आप परमिशन ली है तो उनका यहाँ पे आप नाम डाल देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे ओनर नेम, ये भी आपको आरसी से मिल जाएगा।
आरसी में ओनर नेम लिखा होता है, पूरा एड्रेस होता है उनका लिखा हुआ, पूरा सन ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी है हमने इस वाले कॉलम में डाल देना है। इस केस में ये पवन कुमार जी का गाड़ी है, तो पवन कुमार सन ऑफ जो भी है इनका जो आरओ है वो पूरा इसमें डाल देना है। तो ओनर रिलेशनशिप, तो इस केस में तो ये खुद ही हैं, तो ये डाल देंगे इसमें सेल्फ। लेकिन अगर किसी ने इनको गिफ्ट दी हुई है तो ओनर तो जो है उनका नाम डालेंगे, और जो उनके साथ रिलेशनशिप है वो डाल देंगे। मान लो आपके पापा ने आपको गाड़ी दी हुई है, तो इसमें आपके पापा का नाम आएगा इस वाले कॉलम में, या मम्मी का नाम आएगा, या आपके फादर इन लॉ ने दिए उनका नाम आएगा, किसी दोस्त ने दिए उस दोस्त का नाम आएगा। तो उसमें फिर उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो आपने डाल देना है। उसके बाद रिमार्क्स, यानी कोई अगर रिमार्क्स हैं आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसको सेव करें, और सेव करने के बाद अगर कोई रिक्वायर्ड फील्ड इस तरह सेव नहीं होता तो उसका मतलब है कि कहीं पे रिक्वायर्ड फील्ड हमारा मिसिंग है, या फिर कहीं पे हमने बहुत ज़्यादा लंबी कहानी लिखी हुई है, तभी भी रिक्वायर्ड फील्ड आ जाता है। सेव करें इसको, फिर इसको अगर कुछ इसके बाद मॉडिफाई करना हो तो अपडेट हो जाता है ये बाद में भी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट अब हम भरने की कोशिश करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं, बिल्डिंग, कमर्शियल और रेजिडेंशियल, लैंड, एनी अदर। हमारा घर है, हम उसमें डालेंगे। अगर हमारी कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो डालेंगे, या कोई हमारी कमर्शियल बिल्डिंग है जिससे हमको रेंट आता है वो डालेंगे, या कोई हमारी दुकानें हैं वो डालेंगे, या कोई हमने बिल्डिंग बनाई है उसको पूरा का पूरा वो बिल्डिंग रेंट पे दे रखा है तो बिल्डिंग हमारी कमर्शियल है वो हम उसको डालेंगे। फिर हमारी कोई ज़मीन, अगर कोई प्लॉट लिए है हमने, जितने प्लॉट लिए आपने जम्मू में, श्रीनगर में, कहीं पे भी, दिल्ली में, मुंबई में, फॉरेन में, आपने कहीं पे भी ले रखे हैं प्लॉट या कोई बिल्डिंग शिल्डिंग, आपने ये सब कुछ इसमें 1 बाय 1 ये डाल देंगे। तो हम पहले करते हैं बिल्डिंग, कमर्शियल और रेजिडेंशियल वाले ऑप्शन को क्लिक, देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, उनको भरने और समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बिल्डिंग, कमर्शियल और रेजिडेंशियल पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब हम इन सारे ऑप्शंस को फिलअप करेंगे और ये कैसे, किस तरह से इसमें हमने अप्रोच करना है वो हम समझेंगे। तो इस केस में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, नाम है वो है स्टेट का डालना है, किस स्टेट में हमारी प्रॉपर्टी है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, गांव का नाम, कंप्लीट एड्रेस उस जगह का, उस शहर का नाम, पिन डाल देंगे। हम सबसे पहले हम ये काम करेंगे, और ये सारी डिटेल्स जो भी हैं, अगर हमने कहीं पे कोई परचेज़ किया हुआ है चीज़, तो हमारी जो रजिस्ट्री होती है उसका जो फर्स्ट पेज होता है उस पर हमको बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ जो हमको रिक्वायर है उससे मिल जाएगी। तो ये वाला फॉर्म फिल करने से पहले अपनी जो रजिस्ट्री है या अपनी जो आपकी पासबुक होती है जो हमको रेवेन्यू डिपार्टमेंट देता है वो सामने रख लें, ताकि हमको भरने में इसको आसानी हो जाए। इस केस में इस पार्टी के पास जम्मू बाहू में एक मकान है, तो हम देखेंगे इसको हम कैसे भरेंगे। इनके पास एक 10 मरले का प्लाट है वहाँ पे, जिसमें से 7 मरले पे कंस्ट्रक्शन हुई है, तो हम इसको कैसे भरेंगे। ये वाला जो कॉलम है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें हम भरेंगे 10 मरला प्लॉट एंड डबल स्टोरी हाउस constructed thereupon on
10 मरला प्लॉट एंड डबल स्टोरी हाउस कंस्ट्रक्टेड देयर अपॉन इन 7 मरलास। इसे मैंने 7 मरला लिखा हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है। जितना भी स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में आपका मकान बना हुआ है आप यहाँ पे वही मेंशन कर सकते हो। जैसे कि 10 मरला प्लॉट एंड डबल स्टोरी हाउस कंस्ट्रक्टेड देयर अपॉन इन 1200 स्क्वायर फीट। इस तरह से आप इसमें भर सकते हैं। और आपकी सिंगल स्टोरी, आप सिंगल स्टोरी भरिए, इसमें डबल है डबल कीजिए और ट्रिपल है तो ट्रिपल कर दीजिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसमें भर सकते हैं। डेट एक्वायर्ड, डेट एक्वायर्ड आएगी जब आपने वो प्लॉट लिया हुआ था, परचेज किया था बनाने के लिए कहीं पे भी, तो हमने वो डेट डाल देनी है। इस केस में एक और पॉइंट है कि किसी का गांव अगर मतलब किसी का घर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, किसी के पापा की प्रॉपर्टी उसको मिल गई आगे, तो वो क्या डालेगा, वो तो मतलब उसके पापा की डेथ हो चुकी है तो उसको तो बाई इनहेरिटेंस ही ये प्रॉपर्टी मिली हुई है। तो उस केस में डेट एक्वायर्ड डालेगा वो जब उसके नाम पे उस ज़मीन का इंतकाल चढ़ चुका था, वो वाली डेट डालेगा। चाहे उसका वो मकान कहीं पे भी हो, गांव में हो, शहर में हो, वो उस हिसाब से अपना डेट एक्वायर्ड डाल देगा। तो इस केस में डेट एक्वायर्ड है इनकी 2019। मीन्स एक्वायर्ड, मीन्स एक्वायर्ड में वही डालना जैसे हमने गाड़ी के केस में डाला था कि हमने पैसा कहाँ से अरेंज किया था इसके लिए। सेविंग्स थी, बैंक का लोन था, या हमारे रिश्तेदारों ने हमारी मदद की, जो भी आपके सोर्स थे उस टाइम पे आप वो वहाँ पे डाल दीजिए। तो हमने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाला हुआ है 2 लाख सेविंग, 10 लाख हाउस लोन फ्रॉम PNB दुर्गानगर ब्रांच, 2 लाख बारोड फ्रॉम पेरेंट्स। और अगर आपने किसी रिलेटिव से पैसे लिए हुए हैं तो यहाँ पे वो मेंशन कर दें। मान लो अगर आपने किसी अपने मामा जी से 1 लाख लिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 लाख फ्रॉम मामा जी, उनका नाम डाल दें साथ में, ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक एक्वायरमेंट इंक्लूडिंग ऑफ लैंड इन केस ऑफ हाउस। इसके वाले फील्ड में हमने भरनी है वो कीमत जब हमने वो प्लॉट परचेज़ किया था उस टाइम पे, वो वैल्यू इसमें डाल देनी है। साथ में हमने इसमें कंबाइन करनी है वैल्यू अपने जो घर बनाने में हमको पूरा जो पैसा लगा वो वैल्यू हमने इसमें डाल देनी है। ये वैल्यू जनरली यही वैल्यू होती है मीन्स एक्वायर्ड वाली। मतलब 2 लाख सेविंग आ गई आपकी, 10 लाख का हाउसिंग लोन लिया हुआ है और 2 लाख आपने अपने पेरेंट्स से बारो किया रखा था, तो 10 2 12 2 14, इस केस में ये 14 लाख आ जाएगा। मोड ऑफ एक्विजिशन ये बाई परचेज आएगा क्योंकि हमने ये परचेज कर रखा है। अगर आपकी परचेज नहीं है, इनहेरिटेंस है, तो आप इसमें इनहेरिटेंस लिख सकते हैं। अगर आपको आपके फादर ने मदर ने ये गिफ्ट दे रखा था तो इसमें आप गिफ्ट लिख सकते हो। डेट ऑफ एक्विजिशन वही आएगी जिस दिन अगर आपने प्लॉट परचेज के रखा है या गिफ्ट डीड कराई थी अपने फादर से, तो जो भी उस पे जिस दिन भी ये आपके नाम पे गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट हुई है, जो डेट आपकी रजिस्ट्री के ऊपर मेंशन कर रखी है वो डेट आपने इसमें डाल देनी है। और अगर इन केस आपकी इनहेरिटेंस से मिली है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल गई है, तो जिस दिन आपका इंतकाल इस हुआ है इस ज़मीन का आपके नाम पे, तो आपने इसमें वो डाल देनी है। फ्रॉम होम एक्वायर्ड, इसमें आएगा आपने ये प्रॉपर्टी किससे ली हुई है। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की हुई है तो आपकी जो रजिस्ट्री होती है उस पे जिसने बेची होती है ज़मीन, उसका कंप्लीट नाम पता होता है, तो आप इसमें वो डाल दीजिए। और आपको यार गिफ्ट मिली है तो आप इसमें अपने जिसने भी आपको ये गिफ्ट कर रखी है उनका इसमें नाम डाल दीजिएगा।
वेदर एक्वायर्ड विद प्रॉपर परमिशन, अगर आपने परमिशन ली है, प्रॉपर परमिशन, तो इसको यस और नो कर दीजिए। जो भी आपका है सिस्टम उसका, जिससे आपने परमिशन ली है, जिस अथॉरिटी से, उनका रेफरेंस डालना है इसमें, मतलब उन्होंने किस डिस्पैच नंबर के थ्रू आपको, किस लेटर नंबर के थ्रू आपको ये जो भी प्रॉपर्टी है उसको परचेज करने की परमिशन दी थी, वो हमने यहाँ पे उस लेटर का नंबर डाल देना है। ये हमने इन केस ऑफ व्हीकल भी डालना है, इन केस ऑफ लैंड जो हम परचेज कर उसमें भी डालना है, और इन केस ऑफ कोई बिल्डिंग लेते हैं हम कोई परचेज करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, उस केस में हमने अपने जो भी अथॉरिटी है, जो भी हमको परमिट करती है चीज़ करने के लिए, उनका जिक्र करना है, और वो डिस्पैच नंबर विद डेट इसमें डाल देना है। फिर आता है इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हम कैसे निकालें, हम इसमें कौन सा रेट लगाएं, मार्केट रेट या गवर्नमेंट रेट। तो हम ये अपना गवर्नमेंट रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज हम ये प्लाट हमने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है बाहू में, तो हम बाहू वाला रेट कैसे निकालें, गवर्नमेंट रेट। तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा फंडा है इसका। अपने मोबाइल में ही आप डीसी जम्मू की वेबसाइट खोल दीजिए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्रॉपर्टी है, ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे भी है, तो आपको उनके करंट स्टैंप रेट ड्यूटी पता चल जाएगी। स्टैंप ड्यूटी रेट्स जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, उसका सर्च मार लीजिए, तो आपके सामने विंडोज़ खुल जाएंगी। तो यहाँ पे ये स्टैंप ड्यूटी रेट्स फॉर द कैलेंडर ईयर 2021, हमने इस पर क्लिक कर देना है। ये हमारे सामने एक पीडीएफ खुल जाएगी, और हमने इसमें एक चीज़ देखनी है, ये वाला पॉइंट पढ़ना है इसमें। दीज रेट्स शैल रिमेन इन फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2021 टू 31/12/2021। हमने यही वाले रेट्स देखने हैं जो 1/1/2021 से लेके 31/12/2021 तक है, क्योंकि हम अपनी प्रॉपर्टी टर्न की वैल्यू डाल रहे हैं 31/12/21 वाली, तो हमको जो भी ये 31/12/21 वाली है वो डाल देनी है। अगले साल हमको 31/12/2022 वाली वैल्यू डालनी है। इस तरह से ये हर साल जो भी गवर्नमेंट है वो रेट्स निकालती है हर जगह के, तो हमने फाइंड आउट करना है। इस केस में हमारा जो प्लाट था, जो हमारा घर बना हुआ था, वो बाहू में बना हुआ था, तो ये बाहू ईस्ट में बना हुआ है। तो हमको यहाँ से देख लो, हमको ये वैल्यू मिल गई है, गवर्नमेंट रेट मिल गया है बाहू ईस्ट का। इस पे इन्हें लिखा हुआ है कि जो रेजिडेंशियल है 52.59, मतलब 52,59,000 का एक कनाल है, और कमर्शियल अगर हमारी दुकानें हैं वहाँ पे, या कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनाई है हमने, उसका रेट भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इस केस में हमारी जो रेट निकलेगा 10 मरले का, वो आएगा, हम इस 52,59,000 को 20 से डिवाइड करेंगे और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा प्लॉट का वैल्यू निकल जाएगा गवर्नमेंट रेट के ऊपर। तो इस केस में ये हमारा आ रहा है 26,29,500। ये हमारे 10 मरले प्लॉट की वैल्यू है। अब हम देखेंगे हमारी कंस्ट्रक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी। इसी पीडीएफ फाइल में हमको कंस्ट्रक्शन के रेट्स भी गवर्नमेंट ने मेंशन कर रखे होते हैं। अगर हमारा घर आरसीसी से बना होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1469 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। अगर आरबीसी गिरडर से बना होगा
तो 1183 पर स्क्वायर फुट। अगर टिन शीट्स लगी होंगी तो 839 पर स्क्वायर फुट, और कच्चा हाउस होगा तो 614 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। तो इस केस में ये आरसीसी से मकान बना हुआ है, इसका रूफ जो है वो आरसीसी लेंटर से डला हुआ है, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसमें हमने सिंपल अगर इस केस में घर जो है वो 7 मरले में है, तो एक मरले में 272 स्क्वायर फुट होते हैं। हम 272 इंटू 7 निकालेंगे, ये आ जाएगा 1904, और 1904 को हमने फिर 1469 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस केस में इसकी वैल्यू आएगी 2796976। ये हमारी वैल्यू निकल गई पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। तो इस केस में इसकी वैल्यू पूरी प्लाट की और घर की निकली हुई है 54,26,476 रुपीज़। इसके साथ हम इसके अंदर अपनी इलेक्ट्रिक फिटिंग जो है और जो सैनिटरी फिटिंग होती है उसकी वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए अगर हम किसी वैल्यूएशन जो करते हैं आर्किटेक्ट, उनकी मदद लें, उनसे कोई सर्टिफिकेट लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मगर आपने खुद से वैल्यू निकालनी है तो ये एक तरीका है गवर्नमेंट रेट के ऊपर वैल्यू निकालने का। नहीं तो आप इसके ऊपर अपनी मार्केट वैल्यू भी डाल सकते हैं। जैसे कि जिस जगह की बात हो रही है, अभी यहाँ पे 10 मरले की वैल्यू निकल रही है 26 लाख, मगर एक्चुअली में यहाँ पे 10 मरला कम से कम आपको 50 लाख का मिलेगा। तो आप इसमें 50 लाख रुपया और कंस्ट्रक्शन की कीमत घर की डाल के वो भी लिख सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यूएशन अगर कराएंगे आप मकान की तो वो ठीक रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फील्ड आता है एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इफ एनी। अगर हमें इस इनकम जो भी हमारी प्रॉपर्टी से कुछ इनकम आ रही है तो हमने यहाँ पे फिलअप कर देनी है। अगर हमने कोई रेंट पे किराएदार रखे हुए हैं या हमारी शॉप्स हैं, अगर हम उनसे रेंट आ रहा है या पैसा आ रहा है हमको अपनी कमर्शियल बिल्डिंग से, हमने वो इनकम अपनी यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आएगा यहाँ पे ओनर नेम। इस वाले फील्ड में हमने जो ओनर है, एक्चुअल ओनर हैं, उनका नाम डाल देना। अगर हम खुद ओनर है अपना नाम डाल देंगे, या हमने ये प्रॉपर्टी, हमको ये प्रॉपर्टी किसी ने गिफ्ट की है, हमने उसका नाम डाल देना। अगर हमारे नाम पे हो चुकी है फिर इशू नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो हमने उसमें जो ओनर है उनका नाम डाल देना है। ओनर के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है वो डाल देना है। इसमें एक पॉइंट एक और है, मान लो हम अपनी जो प्लाट है अपने बच्चे के नाम पे ले लेते हैं, या फिर अपनी स्पाउस के नाम पे ले लेते हैं, तो ओनर नेम इसमें स्पाउस आएगा या फिर अपना बच्चा आएगा। तो हमने ओनर रिलेशनशिप में फिर वही डालना है, डॉटर या सन या स्पाउस डाल देना है। और उसके बाद कुछ एडिशनल रिमार्क्स अगर आपने लिखने हैं, कुछ जस्टिफाई करना है, तो आप यहाँ पे डाल के इसको सेव कर दीजिएगा। अगर सेव होने के बाद कुछ एरर रेड फील्ड्स आएंगे तो देखना कि इसमें आपने वैल्यू प्रॉपर डाली हुई है, डेट डाली हुई है, या कहीं आपके जो करैक्टर्स हैं जो अपने इसके अंदर लिखी हुई है पूरी कहानी, वो कहीं इसकी एक करैक्टर लिमिट डाली हुई है इन्होंने, उससे एक्सीड तो नहीं कर रही, तो उसको फिर थोड़ा कम कर देना, फिर ये सेव हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं लैंड वाला पोर्शन। अगर हम लैंड पे क्लिक करेंगे और हमारे नाम पे कोई ज़मीन है, या हमारी स्पाउस के नाम पे, हमारे बच्चों के नाम पे, जो हमारी फैमिली यूनिट है उनके नाम पे कोई ज़मीन है, कोई प्लॉट लिया हुआ है, तो हम इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। लैंड पे क्लिक करते ही इस तरह से हमारे सामने फार्म्स खुल जाते हैं। ये सेम वही फार्म्स हैं जो हमने हाउस के नाम जब क्लिक किया तो वैसे वही फार्म्स हैं ये। हमने इनमें भी सेम टू सेम चीज़ कॉपी करनी है। अगर हमारी ज़मीन है, कोई प्लॉट लिया हुआ है, तो हमने उसका पूरा एड्रेस डाल देना, उसकी पूरी
कैसे हमने लिया है, किससे लिया है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो डाल देनी है। अगर हमारे कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो हमने इस फॉर्म्स पे फिर वो अपनी एग्रीकल्चरल लैंड डाल देनी है, उससे हमको कितनी आमदन साल की हो रही है वो डाल देनी है। तो लेट्स सपोज हमारी कोई एग्रीकल्चर इनकम है, लेट्स सपोज हम किसी गांव की देखते हैं प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं। इसमें मतलब गांव में क्या वैल्यू होगी, लेकिन गांव की वैल्यू निकालने के लिए भी हमको उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के डीसी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से हमको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस केस में हम सर्च मारते हैं 2021 ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ पे आ गया। स्टैम्प ड्यूटी रेट्स मिल गए हमको 2021 के। तो हम देखेंगे, हमने इसमें ये चीज़ ज़रूर कंफर्म करनी है कि ये 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक ही ये रेट हों। हम देखेंगे कि अब इनके जो विलेज है उसकी विलेज में अगर लैंड है किसी की, जैसे इस केस में इनके गांव में इनकी 25 कनाल ज़मीन है, तो देखते हैं कि किस तरह इनकी वैल्यू निकलेगी 25 कनाल के ऊपर। तो इनका गांव का नाम फाइंड आउट करेंगे। तो इनके गांव का नाम है चेका, ये वाला गांव है। तो इस गांव में जो इरीगेटेड लैंड है उसकी वैल्यू है 4,75,020 रुपीज़, और जो अनइरीगेटेड लैंड है उसकी वैल्यू है 3,27,600 पर कनाल। और कनाल से कम कोई प्लॉट है लैंड का जो परचेज है, कोई भी जो परचेज करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू है 4,80,480 रुपीज़। तो इस केस में इनके पास 25 कनाल ज़मीन है, तो इनकी वैल्यू निकलेगी 25 × 327,600। इस ज़मीन की वैल्यू निकलेगी इनकी 81,90,000। तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है इस केस में वो डाल देंगे 81,90,000। तो एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब इनकी ये एग्रीकल्चरल लैंड है तो ऑब्वियस चीज़ें इनसे कुछ यहाँ से इनको निकल रहा होगा। अगर इनके यहाँ पे बगीचे हैं, सेब के बगीचे लगाए इन्हें या अखरोट के बगीचे हैं, और उसको बेचते होंगे बाहर ये उससे, या इनके बादाम के बगीचे हैं, या कोई ये उस में कुछ ने ऐसी चीज़ लगाई जो कमर्शियली प्रोड्यूस कर, जैसे लेवेंडर हो रहा है आजकल बहुत सारा, तो लेवेंडर लगाया हुआ है, उसका ये ऑयल निकाल के बेचते हैं। तो जो भी इनको एनुअल इनकम आ रही है वो यहाँ पे डाल देंगे। एनुअल इनकम कैसे निकालते हैं उसका एक सिंपल सा मेथड ये है कि जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है उस पर, मान लो आपकी 25 कनाल की ज़मीन है और आपकी पूरा वो लेवेंडर लगाया हुआ आपने उस पर, तो आपका उस पर खर्चा आया है साल का 4 लाख। और जो आपने जो लेबर खर्ची है, जो आपने खाद डाली है, जो आपने पानी डाला उसको, जो भी खर्चा मतलब आपका 4 लाख आया साल का। तो आपने जो उसकी आउटपुट जो उसको बेचा उसके तेल को, तो आपके पास रिटर्न आया 6 लाख। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है उसमें 2 लाख का है, तो आपने इसके अंदर वो 2 लाख रुपये डालना है। ये उसकी एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी। तो ये भी सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस केस में डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड पढ़ी थी, सेम टू सेम ये ऐसे ही है। तो इसको भर के आप सेव कर दीजिएगा। जब हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ अपनी भर देंगे जो भी हमारे नाम पे है, तो इस तरह से प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी हमने फिलअप कर रखी हैं हमारे सामने आएंगी।
तो हम अगर उनको कुछ उनमें कुछ चेंज करना चाहें, कुछ अपडेट करना चाहें या डिलीट करना चाहें, तो हम यहाँ पे उस प्रॉपर्टी पे जाके एडिट पे क्लिक करेंगे। और अगर हम सेटिस्फाइड हैं हर एक चीज़ से, अगर हमको लगता है कि हमने हर एक प्रॉपर्टी इसमें एंटर कर रखी है, तो हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। लेकिन इसमें दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, सबमिट तभी करना जब आप श्योर शॉट हो कि अब हमने कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर सबमिट होगी प्रॉपर्टी तो आप फिर इसको आप एडिट नहीं कर पाओगे। साथ में दोस्तों, अगर आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल अपडेट करना चाहें तो PRS पोर्टल पे इस जगह पे आपका CPIS ID लिखा होता है या आपका एम्प्लॉय ID होता है, इस पर लिखा होता है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से एक डाउन विंडो खुलेगा, छोटा सा फॉर्म आता है। इस पर एक ऑप्शन आ रहा है अपडेट अकाउंट इन्फो, चेंज पासवर्ड और साइन आउट। तो आप जब भी किसी अगर कंप्यूटर पे काम करते हैं किसी शॉप पे जाके, तो साइन आउट ज़रूर कर लें इसको, क्योंकि ये करना ज़रूरी है ताकि कोई दूसरा आपके रिकॉर्ड को टेम्पर ना कर सके। तो साइन आउट ज़रूर करें फॉर्म भरने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो, तो आपने अपडेट अकाउंट इन्फो पे क्लिक करना है। और आप चाहते हो कि चेंज पासवर्ड, आपका पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, तो आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दें। तो अगर आप चाहते हो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल कैसे चेंज हो सकता है, तो हम क्लिक करेंगे अपडेट अकाउंट इन्फो पे। फिर इसके बाद इस तरह से एक विंडो खुलेगा जिस पे आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका CPIS नंबर और DD कोड आ जाएगा। तो जो भी आप मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहें आप इस वाले कॉलम में डालें, जो भी आप ईमेल आईडी अपडेट करना चाहें तो यहाँ पे डाल दें और अपडेट पे क्लिक कर दें, और आपका फिर मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक मेरा छोटा सा एफर्ट था आप सब लोगों के डाउट क्लियर करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी जो क्वेरीज थी, जो डाउट थे, जो आपने मुझे फ़ोन करके, मेल करके, कमेंट करके बताए थे, वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट होंगे तो आप मेरे प्रोफाइल पे जाना, उसमें मेरा डिटेल लिखा हुआ है, मेरा ईमेल दिया हुआ है, नहीं तो आप कमेंट करके बता देना। और अब दोस्तों, जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है, जैसी भी आपकी पोस्टिंग है, तो आप हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करें और हमेशा दूसरे लोगों को हेल्प करने की कोशिश करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको ज़रूर आप लाइक कर देना, ताकि मेरा भी मोराल बूस्ट अप हो जाए और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोस, डिटेल वीडियोस लेके आ जाऊं, जैसे कि मैंने इसमें कोशिश की थी। इस वीडियो को लाने के लिए मैंने अपने बहुत सारे जो दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, जो भी बहुत अच्छे रैंक पे हैं, KAS ऑफिसर हैं, कुछ जो कि GAD में पोस्टेड हैं, कुछ एंटी करप्शन ब्यूरो में पोस्टेड हैं, कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं, और मेरे 3 दोस्त जो कि हाई कोर्ट में अभी एडवोकेट वकालत कर रहे हैं। मैंने उनसे बहुत ज़्यादा थ्रेड पे डिस्कशन की थी इन सभी पॉइंट्स के बारे में, फिर जाके मैंने ये वीडियो आप तक प्रेजेंट की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ताकि मैं